So, good evening, everyone. Good evening, ma'am. I hope I'm audible to all of you. Yes, ma'am. Myself, Dr. Monica, है ना? And आप लोग अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि माइक्स ऑफ कर लो, कैमरा ऑन कर लो, और माइक वही ऑन करो जिसको कोई क्वेश्चन करना है या फिर है ना जिससे मैं बात करूं. So, मुझे ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सबके बारे में जानना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है ना. सो दिस इज अ डेमो सेशन प्लस इंटरैक्टिव काइंड ऑफ सेशन. मुझे इंटरैक्ट करना है आप लोगों के साथ आज पहले, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो मेरे साथ ही कवर करेंगे आप लोग, ठीक है. सो आप लोग अगर चाहो तो कैमरा ऑन कर सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. मुझे आप लोगों का पता रहेगा तभी मैं आप लोगों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जान पाऊंगी, है ना. उसी के हिसाब से फिर हम आगे जो भी हमारी जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. डॉक्टर पृथ्वीवीर राज, कैसे हैं आप माइक ऑन कर सकते हो. जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो माइक ऑन कर लो एक बार. नाइस मैम. बढ़िया. फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं मैम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब बीएमएस के बाद 2021 में किए थे, तो इस बार कर रहे हैं. नाउ आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिक हेड एट माधवबाग हॉस्पिटल. ओके. तो अभी बेसिकली तो मोटिव सबका यही है कि हमें सीट लेनी है अपनी, है ना. कौन से स्टेट से हो? उड़ीसा से. ओडिशा से. रितुल वर्मा, तो तैयारी पहले की है तो कोचिंग वगैरह लिए की है या फिर खुद से की थी पृथ्वीवीर? खुद से मैम. खुद से की थी. चलो. और रितुल वर्मा कहाँ से हो आप? गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. मैम मैं आगरा से हूँ. आंध्रा से हो? नाइस. आगरा. आगरा से हो. ओके, मुझे लगा आंध्रा. सो इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट? मैम अभी मेरा फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर है तो अभी तो टाइम है आपके पास, है ना. ओके. सो साथ साथ और भी कोचिंग लिया है या फिर यहीं ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम? अभी नहीं, अभी तो डेमो क्लासेस ही ली है. ओके, ज्वाइन नहीं किया अभी कहीं. ठीक है. चलो बढ़िया है. अभी से तैयारी करोगे तो बहुत चांसेस बन जाते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेंटर में निकाल लो, है ना. Yes, और ma'am. कोई स्टूडेंट हु कैन शेयर देयर वीडियो और यू कैन स्पीक इट अप. करण दीक्षित, फ्रॉम वेयर आर यू? चलो, अगर किसी को ऑन करना होगा वीडियो, है ना, तो मैं उनसे बात कर लूंगी और मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों की क्या तैयारी है, ठीक है. सो 0 से शुरू करेंगे, ठीक है. संहिता अध्ययन हम इतिहास से शुरू करेंगे. कोई भी चीज है वो इतिहास से ही शुरू होती है, ठीक है. पर उससे पहले मुझे 2-4 बातें आप लोगों से करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, पढ़ाई सबने खुद ही करनी है ना. पेपर सबका खुद ही क्लियर करके ही होता है, खुद से पढ़ के ही होता है ना. तो जो मेरा काम है बेसिकली वो ये रहेगा कि आपको एक लाइट प्रोवाइड करना, ठीक है. सो दैट जिस गोल को आपने अचीव करना है आप इजीली और थोड़ा सा, है ना, मुश्किलों को थोड़ा सा भूल के जल्दी से अचीव कर लो. सो तो मैं ये वो मानती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को जो मैं कहूँ, है ना, जिस तरह से कहूँ एटलीस्ट अपना जो फेथ है वो मुझे एक बार दे दो, है ना, कि जिस तरह से मैं आपको कहूँ आप उस तरह से फॉलो कर लो. सो मैं आपको वर्ड दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाना है डेफिनेटली, है ना. जबकि ये चीज़ कोई कहता नहीं है मेरे हिसाब से, बट मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप उतना फॉलो कर लेते हो ऑनेस्टी के साथ में, लॉयलिटी के साथ में, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर, ठीक है. इसके लिए सबसे पहले देखो, नोट्स मेकिंग मैं खुद करवाऊंगी. नोट्स मैं अरेंज करके भी दे सकती हूँ, बाहर से भी आपको कह सकती हूँ कि प्रिंट करवा लो या मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँ, है ना. तो वो मुझे लगता है कि ठीक है. कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये लगने लग जाता है कि खुद लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वो नोट्स इतने वर्दी रहते हैं. खुद से लिखा हुआ, खुद से किया हुआ, लास्ट में इतना होना चाहिए. और नोट्स मेकिंग का बेनिफिट क्या रहता है, जब आपकी लास्ट रिविजन रहती है ना, तो आपको पता होता है कि आपकी कॉपी में कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है,
और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब आपको फाइनल अटेम्प्ट देना है तो आपका जितना कम डेज में आपका एक फाइनल रिवीजन जाता है, ठीक है। जैसे जब मेरा टाइम था तो मेरा सबसे कम डेज था 6 डेज, ठीक है। 6 डेज मेरे कोचिंग में और बच्चे भी थे जिनका कुछ बहुत ही कम डेज में एक पूरा रिवीजन जाता था, ठीक है। तो वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता था क्योंकि हमने नोट्स मेकिंग भी की थी और अपनी तैयारी भी की थी। तो उसके लिए एक तो रजिस्टर आप सभी के लिए, है ना, आप लोग लगा लो, एक मोटा सा रजिस्टर लगा लो, वर्थ 500-800 समथिंग का आएगा, काफी मोटा सा रहता है। क्योंकि जो जो लिखवाऊंगी वो अभी के लिए नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं है, जब आप लोग पीजी में सिलेक्ट हो जाओगे उसके लिए भी, किसी भी ब्रांच में हो जाते हो तब भी काम आएगा। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जाना है, वो भी क्लियर करना है अगर किसी को, है ना, तब भी काम आएगा। तो वो चीज काम आने वाली है ना। तो ये मत करना कि आज इस पेज पे लिख दिया, कल डायरी में लिख लिया और परसों फिर वो गुम गया, फिर बोलो मैम अब रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ यू आर कमिंग, इफ यू आर अटेंडिंग अ क्लास, देन राइट ऑन द स्पॉट, और उसके बाद अपना आपको रीडिंग देनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो रजिस्टर रख लो, दूसरा एक छोटी सी कॉपी रख लो। क्या होता है, हर हर साल जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें रेफरेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पूछा जाता है कौन सी बुक का है, कौन सी चैप्टर का है, ठीक है। उसके लिए आपको एक कॉपी, वो चाहे तुम सस्ती से लगा लो 10-20 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर रजिस्टर बढ़िया लगा लो, मेंटेन कर लो उसको। और उसमें जो मैं रेफरेंसेस आपको मार्क करवाऊंगी वो आपको रेफरेंसेस में इतना सा कष्ट करना है, क्लास के जस्ट ओवर होते ही बिना आलस किए आपको उसमें नोट करने हैं, ठीक है, और उसको रिवाइज करना है। तीसरा, कलरफुल पेन रख लो, कम से कम 3 वेरिएंट्स रख लो। आयुर्वेद थोड़ा सा बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट सा सब्जेक्ट लगता है मुझे, है ना, सिर्फ क्रैमिंग करनी है, पढ़ते रहना है, रटते रहना है। तो जब हमारे कलरफुल से पेन रहते हैं तो हमें याद भी रहता है और बढ़िया लगता है। तीसरी चीज, चौथी चीज, बुक्स की लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, जो है वो बढ़िया, जो नहीं है वो आप लोग परचेज कर लेना, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी बुक लिस्ट वगैरह। अब पढ़ना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं करवाऊंगी, ठीक है। पहली रीडिंग में आपको 3 घंटे लगेंगे अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, या फिर आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो हो सकता है कम समय लगे, पर 3 आवर्स लगेंगे। जो मैं कराऊंगी अगले दिन तक आपको उसकी 3 रीडिंग्स देके आना ही आना है। ये आप देख लो कैसे मैनेज करना है। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, साथ में जॉब भी कर रहे हो, कम से कम 2 रीडिंग्स दे दो, है ना। और जो बच्चा फ्री है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है, कम से कम 3 रीडिंग्स। एक रीडिंग मेरे लेक्चर ओवर होने के जस्ट बाद, ठीक है। उसके बाद खाओ पियो, थोड़ा सा इधर उधर टहलो, उसके बाद सेकंड रीडिंग, और लेक्चर अगले दिन होने से जस्ट पहले एक तीसरी रीडिंग। 3 रीडिंग्स आपको करनी है, ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। मैं ये कह देती हूँ कि अगर आप इस साथ साथ में करते हो तो कम से कम मतलब 1 हफ्ते तक आपको वो याद रहेगा अगर आप क्लास के साथ में करते हो। आफ्टर अ वीक जितना होगा उसको रीडिंग दोगे, एक तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा लास्ट के टाइम तक रिविजन का, क्योंकि आयुर्वेद में स्कोर करना है मतलब आपको रटना है, उसको याद करना है, और बाय द एंड ऑफ द डे आपको वो सारा मटेरियल पेपर में ले जाके वॉमिट करके आ जाना है, ठीक है। चूज कर लेना है कहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसमें आपको लिख के आना है, दैट्स इट, इतना सा आपका काम है। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है, ठीक है, चीजों को याद करना है, 3 रीडिंग्स एटलीस्ट देनी है। बी लॉयल विद मी, बी लॉयल विद योर सेल्फ। सी, आप लोगों को आपका अपना अपना एक सीट चाहिए, मेरे को अपना सीट चाहिए आप लोगों से, ठीक है। सो आपका सिर्फ एक सीट है, मेरा सीट आप सबके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन से आएगा, और अगर मेरा ये आधा सीट भी जाएगा तो मुझे बहुत दुख लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मोनाली कन्वर, हाउ आर यू? मोनाली कन्वर, आवाज आ रही है? यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हो आप? छत्तीसगढ़ मैम। छत्तीसगढ़ से? यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट है या ग्रेजुएशन में हो? नहीं मैम, सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट इस साल दिया? पिछले साल का, इस साल में एग्जाम नहीं दी थी मैम। ओके, तो पिछले साल सेल्फ स्टडी से दिया था या फिर कोचिंग ली थी? सेल्फ स्टडी मैम। सेल्फ स्टडी से लिया था। कितना का रैंक यस आ मैम। गया था? पिछले बार नहीं हुआ था मैम, प्राइवेट कॉलेज था। नहीं, रीजन क्या था कि नहीं होने का, आपको क्या लगता है? तैयारी अच्छी नहीं थी मैम। हाँ जी, तैयारी अच्छी नहीं थी। यस और मैम। पृथ्वीवीर, आपका रीजन क्या था?
मैम थियोरेटिकली सब्जेक्ट जो रहता है ना, तो प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट हमको पता है, पर थियोरेटिकली उसको दिक्कत होता है। क्योंकि अभी तैयारी में हमको इसके अंदर जाना ही नहीं है, है ना। तैयारी में हमें सिर्फ लर्न करना है, याद करना है, बस इतना सा है। हाँ। ठीक है, तो अभी मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3 रीडिंग्स आप लोग देख के आइएगा, है ना, सो दैट वो चीजें याद रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम आने के जस्ट पहले एटलीस्ट 15 डेज या मिनिमम 7 डेज में आप एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हो, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, काश्यप, बेल, हारित, ये सब, एंड इट इज पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू, मैंने किया है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। एंड अगर आप कर लेते हो फॉर श्योर, कोई है ही नहीं आपकी सीट ले जाएगा जो, है ना। चलो शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करवा रही हूँ। रजिस्टर्स वगैरह हैं सबके पास अपने, या कुछ लिखने के लिए आज, है ना, चलो लिखो। अगर ऐसा लग रहा है किसी को डाउट्स ये आए कि यार लिखना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट लग रहा है ना, तो ये डाउट निकाल दो, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट, इट इज रियली वर्दी, इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट, है ना। लिखो, फर्स्ट लाइन लिखो, गॉड ऑफ आयुर्वेदा कौन है? भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी, वेरी गुड। लिखो डैश करके, भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के नीचे एरो बना के लिखो, भगवान धन्वंतरी के कुछ नाम आए हैं जो पूछे जाते हैं। डैश नीचे लिखो, आदिदेव, आदिदेव, दीर्घ तपा, आयुर्वेद प्रवर्तक, आयुर्वेद दृक्। आदिदेव, दीर्घ तपा, आयुर्वेद प्रवर्तक, आयुर्वेद दृक्। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, आप लोगों को ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, काल। मैम आयुर्वेद प्रवर्तक के बाद आयुर्वेद दृक्, दृक् मतलब दृष्टि वाला दृक्, द के पैर में र और क, दृक्। नेक्स्ट लाइन में लिखो, काल, डैश करके लिखो, 2350, 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व। नेक्स्ट लाइन में लिखो, भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश। 2002 में कुछ अलग अलग एग्जाम्स होते थे उस टाइम हर स्टेट के, तो उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धन्वंतरी जी के हाथ में कौन सा कलश था, ठीक है। सो धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश। नेक्स्ट लाइन में लिखो, महाभारत के अनुसार काशीराज दिवोदास ने, महाभारत के अनुसार काशीराज दिवोदास ने इंद्र की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नगर बसाया, वाराणसी नगर बसाया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अश्विनी कुमारों के हाथों में, अश्विनी कुमारों के हाथों में, डैश करके लिखो, मधु कलश, मधु कलश। नेक्स्ट लिखो, आयुर्वेद के आद्य या प्रथम उपदेष्टा कौन है? आयुर्वेद के आद्य स्लैश करके लिखो, प्रथम उपदेष्टा। धन्वंतरी। ब्रह्मा बेटा, ब्रह्मा। आयुर्वेद के आद्य और प्रथम उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा। जब हम आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं तो हम ब्रह्मा से स्टार्ट करते हैं ना, ब्रह्मा जी ने इनका स्मरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ब्रह्मा ने 1000 अध्याय, 1000 चैप्टर्स वाला 1000 अध्याय, 1,00,000 श्लोक वाली, 1,00,000 श्लोक वाली ब्रह्म संहिता का निर्माण किया, ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। नेक्स्ट लिखो, ब्रह्म संहिता। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ब्रह्म संहिता, डैश करके लिखो, प्रथम संहिता। क्वेश्चन आए कि प्रथम संहिता कौन सी है, तो ब्रह्म संहिता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1,00,000 श्लोक वाली संहिता कौन सी है, तो एक तो ब्रह्म संहिता हो गई,
नेक्स्ट लाइन में लिखो, ब्रैकेट करके लिखना, ब्रैकेट में लिखो गोरख संहिता, गोरख संहिता, डैश करके लिखो गोरखनाथ, गोरखनाथ ने लिखी है, डैश करके लिखो 12वीं सदी, 12th सेंचुरी, 12वीं सदी। उसके आगे डैश करके लिखो 1,00,000 श्लोक। तो कंप्लीटली पूरे आयुर्वेद में 1,00,000 श्लोक वाली एक तो ब्रह्म संहिता है जो कि प्रथम संहिता है, दूसरी कौन सी है, गोरख संहिता, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। नेक्स्ट लिखो, मनुष्य लोक में आयुर्वेद का उपदेश करने वाले, मनुष्य लोक में आयुर्वेद का उपदेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, डैश करके लिखो भरद्वाज, भरद्वाज। ब्रैकेट में लिखना उग्र तपा, इनके लिए जो वर्ड आया वो उग्र तपा आया है। और दीर्घ तपा किसके लिए आया था, धन्वंतरी। धन्वंतरी। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दीर्घ तपा किसके लिए आया, उग्र तपा किसके लिए आया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रथम भिषक, प्रथम भिषक, डैश करके लिखो रुद्र, रुद्र। नेक्स्ट लाइन में लिखो देवानाम भिषजो, देवानाम भिषजो, डैश करके लिखो अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट लेडी फिजिशियन, फर्स्ट लेडी फिजिशियन, डैश करके लिखो कौन है, सरस्वती। सरस्वती, गुड, सरस्वती। नेक्स्ट लाइन में लिखो अपूर्व वैद्य, अपूर्व वैद्य, डैश करके लिखो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के लिए टर्म आई है अपूर्व वैद्य। ब्रैकेट में लिखना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। नेक्स्ट लिखो एकम वैद्य, एकम वैद्य, डैश करके लिखो भगवान बुद्ध, ब्रैकेट में लिखना अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट यूनानी फिजिशियन, फर्स्ट यूनानी फिजिशियन, डैश करके लिखो बाहलिक भिषक कांकायन, बाहलिक जगह का नाम है, बाहलिक भिषक कांकायन। तो ऐसे याद कर लेना, काका यूनान के थे। ठीक है, बाहलिक भिषक कांकायन। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन चिकित्सक, डैश करके लिखो हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट चीनी चिकित्सक, चीनी मानी चाइनीज वाला, फर्स्ट चीनी चिकित्सक, डैश करके लिखो महर्षि पेंगी, महर्षि पेंगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो मिश्र देश की चिकित्सा परंपरा में, मिश्र देश की चिकित्सा परंपरा में थॉथ को, थॉथ मतलब THOTH, थॉथ को प्रथम आचार्य माना है। नेक्स्ट लिखो मिश्र देश के थॉथ को, मिश्र देश के थॉथ को गिरीश देश के लोग हर्निस के नाम से पुकारते हैं, HERNES, हर्निस के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट लिखो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, डैश करके लिखो हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन, डैश करके लिखो बुक्रेत, बुक्रेत। नेक्स्ट लिखो फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी, डैश करके लिखो हैनीमैन, हैनीमैन।
नेक्स्ट लिखो चरक सूत्र 25, चरक सूत्र 25 डैश करके लिखो 152 आग्रे, 152 आग्रे यानी श्रेष्ठ द्रव्यों का उल्लेख। सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आग्रे अपनी प्रिपरेशन में। एवरी ईयर 2 या 3 क्वेश्चंस आग्रे से जरूर रहते हैं, समटाइम्स 4 या 5 भी आ जाते हैं, ठीक है। सो 152 आग्रे वर्णन किए हैं चरक ने, चरक सूत्र 25 में। नेक्स्ट लाइन में लिखो जिसमें आयुर्वेद, आयुर्वेद डैश करके लिखो अमृता नाम कहा गया है। तो आयुर्वेद का अग्रे क्या है? आयुर्वेद अमृता नाम, अमृता नाम कहा गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो टीकाकार चक्रपाणी, टीकाकार चक्रपाणी डैश करके लिखो 11वीं सदी, 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। हाँ जी, इतिहास का लेक्चर है बेटा। 11वीं सदी में अमृता नाम इति, अमृता नाम इति जीवन प्रदान हेतु नाम, जीवन प्रदान हेतु नाम अर्थात जीवन प्रदान करने वाले कारणों में, जीवन प्रदान करने वाले कारणों में आयुर्वेद को श्रेष्ठ माना गया है, आयुर्वेद को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट लाइन लिखो चरक चिकित्सा 1। ऐसे मेरे लेक्चर्स में ना कोई सब्जेक्ट मैं वो करूंगी नहीं डिवाइड, जैसे फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ मैं आपको काफी हद तक द्रव्य गुण कवर करवाऊंगी उसमें, ठीक है। 4th चैप्टर के साथ साथ जब कल्पनाएं आएंगी तो मैं आप षडांगर वैशज्य कल्प कवर करवा दूंगी, है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर रहेगा नहीं कि इतिहास का ही है या इसका है, बट हाँ ये इतिहास का पार्ट है तो आप मान सकते हो, ठीक है। चरक चिकित्सा 1 डैश करके लिखो धर्म अर्थ दाता सदृश्यम, धर्म अर्थ दाता सदृश्यम तस्य नेहु उपलभ्यते, तस्य नेहु उपलभ्यते। नेक्स्ट लाइन लिखो नाही जीवत दान अन्नम, नाही जीवत दान दान अन्यम विशेष्यते अर्थात वैद्य के समान धर्म अर्थ को देने वाला, वैद्य के समान धर्म अर्थ को देने वाला इस जगत में कोई नहीं, इस जगत में कोई नहीं पाया जाता, क्योंकि जीवन दान से अन्य दान कभी भी अधिक नहीं होता, जीवन दान से अन्य दान कभी भी अधिक नहीं होता। पेज के सेंटर में ना आयुर्वेद लिखो, पेज के सेंटर में आयुर्वेद लिखो, उससे 2 एरोज बनाओ, एक साइड लिखो, एक एरो लगाओ आयु की तरफ, 2 एरोज बनाओ, लेफ्ट वाले एरो के नीचे लिखो आयु और दूसरे वाले के नीचे लिखो वेद। तो आयुर्वेद बेसिकली सबको पता है, आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु के नीचे लिखो इसके पर्याय, आयु के पर्याय लिखो नित्यग, नित्यग अनुबंध धारी और जीवित, नित्यग अनुबंध धारी जीवित। नेक्स्ट लिखो चेतना अनुवृत्ति, चेतना अनुवृत्ति नित्यग के ब्रैकेट में लिखो सूत्र 1 और चेतना अनुवृत्ति के ब्रैकेट में लिखो सूत्र 30। ये सारे पर्याय कॉमन है, फर्स्ट में भी मिलेंगे, 30th में भी मिलेंगे। सूत्र 1 में आपको नित्यग मिलेगा, चेतना अनुवृत्ति नहीं मिलेगा, और सूत्र 30 में आपको चेतना अनुवृत्ति मिलेगा लेकिन नित्यग नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, नित्यग आयु का पर्याय किस चैप्टर का है, ठीक है। या फिर इसका रख के पूछ लेंगे नित्यग अनुबंध धारी जीवितम ये किस चैप्टर का रेफरेंस है, तो आपका वहीं से आंसर निकलेगा कि अगर नित्यग आया तो सूत्र 1 है और चेतना अनुवृत्ति आया तो सूत्र 30 है, ठीक है। सो नित्य को भी हाईलाइट कर लो और चेतना अनुवृत्ति को। नेक्स्ट लिखो आयु 4 प्रकार की, इसी के नीचे लिखना आयु डैश करके लिखो 4 प्रकार की। नंबर 1 ये तो सबको पता होगा, हितायु। नंबर 2
अहितायु, नंबर 3 सुखायु, और नंबर 4 दुखायु। इसी के नीचे लिखो शरीर प्लस इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्मा। अपने काम करने नहीं जाना है पृथ्वीर, पढ़ाई में पढ़ने बैठना है। वीडियो ऑफ करके कहीं घूमने नहीं निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इस शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्मा, डैश करके लिखो आयु। आयु, वेद के नीचे लिखो ज्ञान या नॉलेज, ज्ञान या नॉलेज। जहां आयु 4 प्रकार की लिखी है उसी के जस्ट सामने वेद के नीचे लिखना वेद भी 4 प्रकार के। कौन कौन से वेद भी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व। वेरी गुड। सो वेद 4 प्रकार के, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। याद नहीं रहता इसका सीक्वेंस तो रिया से याद कर लेना, ऋग्वेद और यजुर्वेद। रिया याद रह जाएगा, अथर्ववेद तो वैसे ही पता है लास्ट में है, तीसरे नंबर पे सामवेद आएगा, ठीक है। तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और उसमें भी नीचे से याद कर लेना, आयु वाले में भी नीचे, ठीक है। आयु के नीचे मैंने लिखवाया है उसके पर्याय, तो नीचे से फर्स्ट अगर पहले नी है मतलब वो फर्स्ट चैप्टर में, और चे मतलब चेतना वाला 30th चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो श्लोक लिखो चरक सूत्र 1। एक और श्लोक लिखो, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा, अभी लिखवाया जो मैंने, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, संयोगोधारी जीवितम नित्यग च अनुबंधश्च, नित्यग च अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते। तो ये लाइन रख के अगर पूछ लेंगे कि नित्यग च अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते किस चैप्टर का श्लोक है, सूत्र 1 का, क्योंकि नित्यग वाला जो है फर्स्ट चैप्टर में आया है। नेक्स्ट लिखो आयुर्वेद का के पर्याय, आयुर्वेद के पर्याय डैश करके लिखो शाखा विद्या, शाखा विद्या, सूत्र ज्ञान, शास्त्र लक्षणम तंत्रम, शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र, ब्रैकेट में लिखो चरक सूत्र 30। रेफरेंस में सिर्फ उन श्लोक्स के लिखवाऊंगी जिनके रेफरेंस पे क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं, ठीक है। हर श्लोक का रेफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछा जा सकता है आयुर्वेद के पर्याय कहाँ आए हैं, तो हम लोग 1 पे टिक करेंगे फटाफट कि फर्स्ट चैप्टर में ही होगा, ठीक है। पर इसके जो रहे हैं वो कहाँ पे आए हैं, 30th चैप्टर में। नेक्स्ट लिखो परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा, वही कॉमन सा श्लोक जो आलू बन चुका है हर लेक्चर में हर जगह पे, है ना। हम लोग सुना देते हैं फटाफट, बोल दे कि आयुर्वेद में कोई एक श्लोक सुना दो तो सबसे पहले यही सुनाते हैं। डैश करके लिखो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम, मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। चरक सूत्र 1 का ही है। नेक्स्ट लाइन में लिखो लक्षण, लक्षण पहले आयुर्वेद के पर्याय लिखवाए थे, अभी लक्षण लिखवा रही हूँ। डैश करके लिखो आयुर्वेद के लक्षण में, ठीक है। लक्षण में लिखो शाश्वत, सॉरी आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। डैश करके लिखो आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। अनादित्वात्, इसके 3 रीजंस आते हैं, 3 लक्षण कह देते हैं, 3 कारण कह देते हैं इसके। नंबर 1 पे लिखो अनादित्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्।
कॉपी के पेज के ऊपर ना जो जगह बनी होती है खाली सी, वहां पे नोट करके लिखो, वहां पे नोट करके लिखो लक्षण किस किस का पर्याय है। लक्षण, लक्षण डैश करके लिखो आयुर्वेद, रूप, मेढ्र या लिंग, मेढ्र के साथ स्लैश करके लिखो लिंग। तो इन सब का पर्याय लक्षण रहता है आयुर्वेद, रूप, मेढ्र या लिंग। आयु कितने प्रकार की? 4 4 प्रकार की। ऊपर नोट करके लिखो सुश्रुत, ऊपर नोट करके लिखना, पेज के ऊपर जो जगह रहती है। सुश्रुत। मृत्यु 101 प्रकार की, मृत्यु 101 प्रकार की। डैश करके लिखो एक काल मृत्यु। शेष आगंतुक, शेष आगंतुक। इसी के नीचे लिखो मृत्यु के 3 कारण, मृत्यु के 3 कारण। नंबर 1 विषम उपचार, नंबर 2 पूर्व जन्मकृत कर्म, नंबर 3 अनित्य जंतु। विषम उपचार, पूर्व जन्मकृत कर्म और अनित्य जंतु। नेक्स्ट लिखो, वापिस आ जाओ नीचे। मैम लास्ट के अनित्य, अनित्य जंतु, जंतु ज को ज के साथ आधा न, त को छोटे उ की मात्रा, जंतु। अनित्य जंतु मृत्यु का कारण कैसे बनता है मैम? अनित्य जंतु यार, जैसे अभी इतना सारे कोई भी जंतु है जो जैसे अभी कोविड था, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, कि वायरसेस के तौर पे, ठीक है, जो ये चीजें रहती हैं। यस मैम। नेक्स्ट लिखो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए वो 3 कारण, मृत्यु के 3 कारण। विषम उपचार, विषम उपचार, यस मैम। पूर्व जन्मकृत कर्म और अनित्य जंतु। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ नीचे। वेद के वेद जो मैंने लिखवाए थे 4। नंबर 1 लिखो ऋग्वेद, वेद डैश करके लिखो 4। नंबर 1 लिखो ऋग्वेद, ऋग्वेद में स्लैश करके लिखो इसका दूसरा नाम चांद वेद, ऋग्वेद को चांद वेद भी कहते हैं। ठीक है, डैश करके लिखो 4000 से 6000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है? 4000 से 6000 ईसा पूर्व। इसी के आगे डैश करके लिखो उपवेद, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। नेक्स्ट लिखो यजुर्वेद, स्लैश करके लिखो रसवेद। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? रसवेद। डैश करके लिखो इसका उपवेद, उपवेद। डैश करके लिखो स्थापत्य वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद का नाम क्या है? चांदवेद, और इसका जो उपवेद है क्या है? धनुर्वेद। उसी तरह से यजुर्वेद, इसको रसवेद भी कहते हैं, इसका उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। नेक्स्ट लिखो सामवेद, स्लैश करके लिखो वितान वेद, वितान वेद। इसका उपवेद क्या है? गांधर्व वेद, उपवेद डैश करके लिखो गांधर्व वेद। 4th नंबर पे लिखो अथर्ववेद, अथर्ववेद। ब्रह्मवेद, इसका स्लैश करके इसका क्या क्या पर्याय आएंगे? ब्रह्मवेद, भैषज्य वेद, अथर्वांगरस वेद, भैषज्य वेद, अथर्व आंगरस वेद। ब्रैकेट में लिखो 1500 ईसा पूर्व, 1500। उपवेद क्या है इसका? आयुर्वेद, उपवेद लिखो आयुर्वेद। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। नेक्स्ट लाइन में लिखो भारतीय वांग्मय में, भारतीय वांग्मय में इतिहास पुराण को, इतिहास पुराण को पंचम वेद माना है, पंचम वेद माना है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, काश्यप ने, काश्यप ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का अंग मानते हुए, अथर्ववेद का अंग मानते हुए
आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? ठीक है, काश्यप। नेक्स्ट लिखो भास्कर संप्रदाय। भास्कर संप्रदाय, ब्रैकेट में लिखो ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण इज अ बुक। भास्कर संप्रदाय, ब्रह्म वैवर्त पुराण, डैश करके लिखो इसके अनुसार प्रजापति ने चारों वेदों को देखकर, प्रजापति ने चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद का पंचम वेद बनाया और उसे भास्कर को दिया, और उसे भास्कर को दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भास्कर ने अपनी स्वतंत्र संहिता भास्कर संहिता का निर्माण किया और आयुर्वेद का ज्ञान अपने 16 शिष्यों को दिया, अपने 16 शिष्यों को दिया, जिन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र संहिता का निर्माण किया, अपनी अपनी स्वतंत्र संहिता का निर्माण किया। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। भास्कर ने अपनी स्वतंत्र संहिता भास्कर संहिता का निर्माण किया और आयुर्वेद का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। ठीक है, तो शिष्य कितने हैं? 16। अपने 16 शिष्यों को दिया, जिन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र संहिता का निर्माण किया। ठीक है, तो जब हम आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं तो एक तो हमें चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, है ना, इसके अलावा लघुत्रय में भाव प्रकाश, इन सब में जो है आयुर्वेद अवतरण मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी माइथोलॉजी है कि डायरेक्ट ब्रह्मा से भास्कर जी ने भी जो है अपना जो है वो ले लिया था, आयुर्वेद को जो है प्राप्त किया था। उसके बाद अश्विनी कुमारों ने भास्कर से ज्ञान लिया था। ठीक है, तो भास्कर के आगे 16 शिष्य थे, जिसमें धन्वंतरी ये सब आते हैं। उनके 16 शिष्य लिखो और उनकी बुक्स लिखो। नंबर 1 पे लिखो चिकित्सा तत्व विज्ञान, चिकित्सा तत्व विज्ञान, डैश करके लिखो धन्वंतरी। यही रख के पूछते हैं सीधा कौन सी बुक किसने लिखी है। चिकित्सा तत्व विज्ञान, धन्वंतरी। नेक्स्ट लिखो चिकित्सा दर्पण, डैश करके लिखो दिवोदास। चिकित्सा दर्पण, दिवोदास। नेक्स्ट लिखो चिकित्सा कौमुदी, काशीराज, काशीराज। चिकित्सा सार तंत्र, डैश करके लिखो अश्विनी कुमार द्वय, अश्विनी कुमार द्वय। ब्रैकेट में इन दोनों का नाम लिखो, नास्त और दस्त्र, नास्त और दस्त्र। नेक्स्ट लिखो वैद्यक सर्वस्व, वैद्यक सर्वस्व, डैश करके लिखो नकुल, नकुल ने लिखी है। ऊपर नोट करके लिखो जरा। अब रजिस्टर मोटा लगवाया तो उसको भरना भी हमारा काम है, ऊपर की जगह भी नहीं छोड़ेंगे, लिखो नोट करके। हारित संहिता का वास्तविक नाम, हारित संहिता का वास्तविक नाम, डैश करके लिखो वैद्यक सर्वस्व। तो वैद्यक सर्वस्व इज बुक रिटन बाय नकुल, और हारित संहिता का वास्तविक नाम पूछे क्या है तो वैद्यक सर्वस्व कहा जाता था इसको। नेक्स्ट लिखो नीचे आ जाओ, व्याधि सिंधु विमर्दन, व्याधि सिंधु विमर्दन, डैश करके लिखो सहदेव, सहदेव। नेक्स्ट लिखो ज्ञान आर्णव, बुक का नाम है ज्ञान आर्णव, डैश करके लिखो यम। नेक्स्ट लाइन में लिखो जीवादान, डैश करके लिखो च्यवन, जीवादान, च्यवन। वैद्य संदेह भंजन, वैद्य संदेह भंजन, डैश करके लिखो जनक। नेक्स्ट लिखो सर्वसार, सर्वसार, डैश करके लिखो बुद्ध। तंत्रसार, डैश करके लिखो जाबाल। वेदांग सार, डैश करके लिखो जाजल मुनि। नेक्स्ट लिखो निदान। तंत्र सार और वेदांग सार का क्या बता? तंत्र सार जाबाल
वेदांग सार जाजल मुनि, जाजल मुनि। नेक्स्ट लिखो निदान, डैश करके लिखो पैल, निदान, डैश करके लिखो पैल। नेक्स्ट लिखो सर्वधर, सर्वधर, डैश करके लिखो कवथ, कवथ या करब तंत्र, करब भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट लिखो द्वय निर्णय तंत्र, द्वय निर्णय तंत्र, डैश करके लिखो अगस्त्य। देखो जरा 16 हो गए, ये कुछ रह तो नहीं गया, काउंट करके देखो कुछ छूट तो नहीं गया। हो गए 16? 15 हो रहे। कौन सा छूट गया? 15 चिकित्सा हुए तत्व, मैम। मैं रिपीट कर देती हूँ। चिकित्सा तत्व विज्ञान, चिकित्सा दर्पण, चिकित्सा कौमुदी, चिकित्सा सार तंत्र, वैद्यक सर्वस्व, व्याधि सिंधु विमर्दन। 6 हो गए। ज्ञान आर्णव, जीवादान, वैद्य संदेह भंजन, सर्वसार, तंत्रसार, वेदांग सार, निदान, सर्वधर और द्वय निर्णय तंत्र। कितने हो गए? पंद्रह हुए मैम। 15 हुए। एक हुआ अश्विनी कुमार द्वय, 2 पढ़े थे ना हम लोगों ने, तो 2 शिष्य थे वहां पे, नास्त और दस्त। ठीक है, हो गए 16। चलो नेक्स्ट लिखो मैम व्यास। जब इसका 16 शिष्यों का नाम मतलब सीक्वेंस वाइज ही याद करना नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, निदान रिटन बाय पैल। क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि भास्कर के कितने शिष्य थे, 16। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा चिकित्सा तत्व विज्ञान रिटन बाय, ठीक है, दैट इज धनवंतरी। अब क्यों क्वेश्चंस नहीं निकलते? क्योंकि लोग सोचते हैं धनवंतरी कैसे आंसर हो सकता है ना, तो इस तरह से ये ध्यान रखना, ये 16 शिष्य थे, क्योंकि इसकी पीछे की माइथोलॉजी है कि भास्कर ने किसी के थ्रू अपना आयुर्वेद अवतरण, मतलब आयुर्वेद नहीं लिया, डायरेक्ट ब्रह्मा से ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो व्यासकृत चरण व्यूह, व्यासकृत चरण व्यूह, शंकरोक्त और प्रस्थान भेद, प्रस्थान भेद ने आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। तो क्वेश्चन पूछते हैं आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद किस किसने माना है? आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। नेक्स्ट लिखो वैदिक वांग में, वैदिक वांग में डैश करके लिखो ऋग्वेद, डैश करके लिखो प्राचीनतम ग्रंथ माना है। वैदिक वांग में डैश करके लिखो ऋग्वेद, डैश करके लिखो प्राचीनतम ग्रंथ माना है, यानी वैदिक वांग्मय में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना है किसको? ऋग्वेद को। पूछा जाए कि प्रथम संहिता कौन सी है तो ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता। नेक्स्ट लाइन में लिखो द्वापर में आयुर्वेद का, द्वापर में आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन धन्वंतरी जी द्वारा, या धन्वंतरी द्वारा लिख लो, जब सिलेक्शन हो जाएगी तो दे देना इज्जत धन्वंतरी जी को। ठीक है, द्वापर में आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन धन्वंतरी द्वारा। नेक्स्ट लाइन में लिखो सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। नेक्स्ट लाइन में लिखो अष्टांग संग्रह आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन अग्निवेश आदि द्वारा, अग्निवेश आदि द्वारा। हिस्ट्री शुरू से थोड़ी सी बोरिंग रही है पर करनी तो पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट लिखो पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा डैश करके लिखो चरक संहिता में पशु चिकित्सा का वर्णन कहाँ आया है? वेटनरी का वर्णन कर दिया चरक ने, कहाँ किया है? चरक संहिता में पशु चिकित्सा का वर्णन सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान में, कहाँ पे? थिंक 11 चैप्टर। 11 चैप्टर, करेक्ट। और इसके अलावा
Not remember. नॉट रिमेम्बर। और कोई बच्चा? सबसे बेसिक आंसर दो, ये तो इसने टफ वाला आंसर बता दिया फटाफट। चरक में अगत तंत्र का वर्णन भी आया कहीं? कहाँ पे? चिकित्सा चरक विश्व चिकित्सा 23। 23। लिखो फटाफट लिखो, आंसर तो आप लोगों को आते ही हैं, मैं तो बस बताने आई हूँ, थोड़ा थोड़ा तैयारी आपकी हो रखी है पूरी। डैश करके लिखो चरक संहिता में पशु चिकित्सा का वर्णन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फर्स्ट लिखो चरक सिद्धि 11, ब्रैकेट में लिखो फल मात्रा सिद्धि अध्याय। चैप्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए। फल मात्रा सिद्धि अध्याय। नंबर 2 चरक चिकित्सा 23, चरक चिकित्सा 23, विष चिकित्सा अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो चरक सिद्धि 11 में, चरक सिद्धि 11 में पशुओं में बस्ती चिकित्सा का वर्णन है। पशुओं में बस्ती चिकित्सा का वर्णन है। थोड़े वेटनरी का भी पढ़ लेते हैं। लिखो नंबर 1 अश्व चिकित्सा। अश्व चिकित्सा डैश करके लिखो इस विषय पर सर्वप्रथम शालीहोत्र की प्रमुख संहिता है। शालीहोत्र की प्रमुख संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अश्व चिकित्सा पर अन्य ग्रंथ। अश्व चिकित्सा पर अन्य ग्रंथ। फर्स्ट लिखो अश्ववैद्यक। अश्ववैद्यक डैश करके लिखो जैजट। जैजट। अश्वशास्त्र डैश करके लिखो नकुल। नेक्स्ट लिखो सिद्ध उपदेश संग्रह डैश करके लिखो गण। नेक्स्ट लिखो अश्ववैद्यक दीपांकर। दीपांकर। नंबर 2 लिखो गज आयुर्वेद। गज माने हाथी। हाथी। गज आयुर्वेद डैश डैश करके लिखो प्रवर्तक। प्रवर्तक होता है जिन्होंने बताया हो। गज आयुर्वेद डैश करके लिखो पाल काप्य। पाल काप्य। नेक्स्ट लाइन में लिखो इनकी दो रचनाएं। इनकी दो रचनाएं। नंबर 1 हस्ता आयुर्वेद, नंबर 2 गज शास्त्रम। हस्ता आयुर्वेद और गज शास्त्रम। नेक्स्ट लाइन में लिखो गज आयुर्वेद पर अन्य ग्रंथ। गज आयुर्वेद पर अन्य ग्रंथ। डैश करके लिखो गज लक्षण। गज लक्षण डैश करके लिखो बृहस्पति। मातंग नीला। मातंग नीला डैश करके लिखो नीलकंठ। नीलकंठ। नेक्स्ट लाइन में लिखो गवा आयुर्वेद। गवा आयुर्वेद डैश करके लिखो प्रवर्तक। प्रवर्तक डैश करके लिखो सहदेव। सहदेव। नेक्स्ट लाइन में लिखो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र में ब्रैकेट में लिख लो विष्णुगुप्त। रिटन बाय विष्णुगुप्त। गो अध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष, गो अध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष, गज अध्यक्ष और चिकित्सकों का वर्णन। चिकित्सकों का वर्णन। नेक्स्ट लिखो वैदिक वांग्मय के 4 खंड। वैदिक वांग्मय के 4 खंड। नंबर 1 लिखो संहिता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं।
4 खंड यहीं से एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। संहिता डैश करके लिखो, मंत्रों के समूह को संहिता, मंत्रों या श्लोक भी कह सकते हो, उनके समूह को संहिता कहा गया है। नंबर 2 लिखो ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो श्लोक है उनका जो डिकोड करके उनका जो मतलब समझाया गया, ठीक है। नाम याद कर लो कि 4 जो है खंड है इसमें। नंबर 2 ब्राह्मण। नंबर 3 उपनिषद। उपनिषद डैश करके लिखो, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा है। वेदों के अंतिम भाग। नेक्स्ट लाइन में लिखो संख्या। उपनिषद संख्या में कितने? 108, 108। और इनमें से प्रमुख कितने, मेन कितने? 11। नेक्स्ट लिखो वेदांग। वेद अंग डैश करके लिखो 6। नाम लिखो, इनके नाम पूछे जाते हैं वेदांग। शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो वेदों में आयुर्वेद। वेदों में आयुर्वेद। नंबर 1 लिखो ऋग्वेद। ऋग्वेद डैश करके लिखो, इसमें 10 मंडल है। मंडल माने चैप्टर्स की फॉर्म। 10 मंडल। 1028 सूक्त। 1028 सूक्त। नेक्स्ट लाइन में लिखो वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत, मारुत आदि देव भिषक कहे गए हैं। तो जैसे हमारे पंचमहाभूत रहते हैं, उन्हीं के नाम से ये भी आ जाते हैं। अग्नि की जगह पे अग्नि आ गया, मारुत वायु की जगह पे आ गया, वरुण जो है जल की जगह पे आ गया, ठीक है। और रुद्र और इंद्र ये 2 एक्स्ट्रा याद कर लेना। परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि डैश करके लिखो अश्विनी कुमारों की है। अश्विनी कुमारों की है। नेक्स्ट लाइन में लिखो जो देवानाम भिषजों के रूप में विख्यात है। जो देवानाम भिषजों के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट लाइन में लिखो अथर्ववर्ण दधीची। अर्थवर्ण या अथर्ववर्ण दधीची से अश्विनी कुमारों ने मधु वर्ग और प्रावरण वर्ग की विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त की। नेक्स्ट लिखो ट्रांसप्लांटेशन इन सर्जरी। ट्रांसप्लांटेशन इन सर्जरी और उनके ये सब विद्या इन्होंने प्राप्त कर ली। नेक्स्ट लिखो अश्विनी कुमार डैश करके लिखो अंग प्रत्यारोपण, संजीवनी विद्या, अंग प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हो गया, संजीवनी विद्या और पशु चिकित्सा में भी दक्ष थे। पशु चिकित्सा में भी दक्ष थे। मैम एक बार रिपीट कीजिए, अंग प्रत्यारोपण, पशु चिकित्सा और संजीवनी विद्या। अंग प्रत्यारोपण, संजीवनी विद्या और पशु चिकित्सा में भी दक्ष थे।
लिखो इंद्र के भी चिकित्सा प्रसंग का उल्लेख। इंद्र के भी चिकित्सा प्रसंग का उल्लेख, जैसे अपाला के चर्म रोग, अपाला के चर्म रोग और उनके पिता के खालित्य रोग का निवारण। इसको ब्रैकेट कर देना। और उनके पिता के खालित्य रोग का निवारण। नेक्स्ट लाइन में लिखो परावृज को दृष्टिदान। परावृज को दृष्टिदान, पंगुश्रोण गतिदान। पंगुश्रोण गतिदान। आज जाके ना अपने इतिहास के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना साथ साथ ही, ठीक है? तो आपको थोड़ा क्लियरेंस आ जाएगा कि कहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो ऋग्वेद। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। पंगु। पंगुश्रोण को गतिदान। पंगुश्रोण गतिदान। नेक्स्ट लिखो ऋग्वेद में आयुर्वेद के औषधियों के, ऋग्वेद में औषधियों के अभ्यंतर प्रयोग के साथ साथ मणि धारण का विधान, मणि धारण का विधान था। चिकित्साएं लिख लो कौन कौन सी वर्णित आई हैं ऋग्वेद में। दैव्य पाश्य चिकित्सा, युक्तिव्य पाश्य चिकित्सा, दैव्य पाश्य चिकित्सा, युक्तिव्य पाश्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो, भिषक को रक्षोहा और अमीव चातन कहा गया है। भिषक को रक्षोहा और अमीव चातन कहा गया है। नेक्स्ट लिखो रोगों का समवायी कारण डैश करके लिखो दोष। समवायी कारण डैश करके लिखो दोष और निमित्त कारण डैश करके लिखो कृमि। निमित्त कारण डैश करके लिखो कृमि। दोनों को कंबाइन करके लिखो स्पष्ट उल्लेख है। स्पष्ट उल्लेख है। तो ये आपका ऋग्वेद है और इतिहास के लिए कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखवा दिया उतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा प्रांत कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कोई, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने चैप्टर्स हैं यजुर्वेद में? जिसने पहले भी तैयारी कर ली है या जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में इतिहास तो पढ़ा ही है सबने, कितने चैप्टर्स आएंगे? डैश करके लिखो 40, 40 अध्याय। नेक्स्ट लिखो शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में औषधियों की प्रशस्ति मिलती है। नेक्स्ट लिखो त्रिदोषवाद का स्पष्ट उल्लेख। त्रिदोषवाद का स्पष्ट उल्लेख। नेक्स्ट लिखो औषधियों के द्वारा बलास, अर्श, शोथ। औषधियों के द्वारा बलास, अर्श, शोथ, हृदय रोग, शलीपद आदि रोगों के निवारण का उल्लेख। शलीपद आदि रोगों के निवारण का उल्लेख। नेक्स्ट लिखो दृष्टि प्राप्ति, यक्षमा रोग, उन्माद रोग के निवारण के लिए मंत्रों का उल्लेख। मंत्रों का उल्लेख। नेक्स्ट लिखो पशु तथा मनुष्यों के शरीर अंगों का उल्लेख। पशु तथा मनुष्यों के शरीर अंगों का उल्लेख। नेक्स्ट लिखो सामवेद और इसमें सिर्फ एक लाइन लिखो कि इसमें कोई चिकित्सा वर्णन प्राप्त नहीं होता, तो हमने इसको पढ़ना भी नहीं है।
सामवेद, कोई चिकित्सीय वर्णन प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट लिखो अथर्ववेद या भेषज वेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा आयुर्वेद है, इसी से एमडी एंट्रेंस आना है। थोड़ा बहुत एमडी एंट्रेंस अगर इतिहास से उठा लिया जाए तो जितना मैंने लिखवा दिया उतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछने वाला कोई भी कुछ। अथर्ववेद या भेषज वेद, नेक्स्ट करके लिखो। इसका नाम अथर्वम इसी के नाम पर रखा गया है, इसी के नाम पर रखा गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लो अथर्ववेद के, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको आगे। डैश करके लिखो आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन, आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन। नेक्स्ट लाइन में लिखो मुख्य रूप से द्वितीय काल में, मुख्य रूप से द्वितीय काल में। अथर्ववेद की शाखाएं, डैश करके लिखो 9, ये नहीं कि 9 शाखा मतलब कोई शाखा नहीं है, 9, तो ऐसे याद रखना इसको, अथर्ववेद की शाखाएं 9, 9। नाम लिख लो इनके, पैपलाद, पैपलाद, तोद, मोद, पैपलाद, तोद, मोद, शोणकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण वैद्य, देवदर्श, चारण वैद्य। नेक्स्ट लिखो कल्पसूत्र। मैम अथर्व, जाजन के बाद बता दीजिए। जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना। चारण वैद्य। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पैपलाद, तोद, मोद, शोणकीय, 4th नंबर पे जाजल, 5th नंबर पे जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण वैद्य। नेक्स्ट लिखो कल्पसूत्र। तो अथर्ववेद की शाखाएं 9, कल्पसूत्र 5, 5 कल्पसूत्र है। नंबर 1 पे लिखो कौशिक कल्प, कौशिक कल्प। नंबर 2 पे लिखो शांति कल्प, शांति कल्प, अंगारस कल्प, अंगारस कल्प, नक्षत्र कल्प और वेतान कल्प। इसका ना कोड लिख लो साइड में, कोड लिख लो, पर इसको अच्छे बच्चों की तरह ही लिखना है बस। शांति कौशिक के अंगों पर नक्षत्र वेतान थे, शांति कौशिक के अंगों पर नक्षत्र वेतान थे। तो इस तरह से याद कर लेना 5 कल्पसूत्र। शांति कौशिक के अंगों पर नक्षत्र वेतान थे। नेक्स्ट लिखो उपनिषद। हाय उपनिषद, डैश करके लिखो 3। नंबर 1 प्रश्न, और यहीं से क्वेश्चन बहुत आता है, उपनिषद बहुत पूछे जाते हैं अथर्ववेद के। प्रश्न मंडूक और मंडूक्य, मंडूक और मंडूक्य। नेक्स्ट लिखो कांड। अथर्ववेद में कांड कितने हैं, डैश करके लिखो 20। और आयुर्वेद का सबसे ज्यादा वर्णन 2nd कांड में मिलता है, अधिकांश तो वर्णन 2nd कांड, लिख लो चाहे ब्रैकेट में। नेक्स्ट लिखो शुक्त। शुक्त कितने हैं, 730, 730, 730। नेक्स्ट लिखो मंत्र। मंत्र में लिखो 5 याद कर लो, बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 987, 5, 987। औषधियों का वर्णन, मैम शुक्त कितना बताएं? शुक्त बताए हैं 730, 730। 5987 मंत्र, 289 औषधियां, 289 औषधियां।
नेक्स्ट लाइन में लिखो अथर्वा और प्रतिषेध। अथर्वा और प्रतिषेध भेषज के पर्याय हैं, भेषज के पर्याय हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो औषधियां 4 प्रकार की। अथर्ववेद में औषधियां 4 प्रकार की, डैश करके लिखो अथर्वणी, आंगरसी, अथर्वणी, आंगरसी, दैवी, मनुष्यजा, दैवी और मनुष्यजा। नेक्स्ट लाइन में लिखो वात के 5 प्रकारों का नाम। वात के 5 प्रकारों का नाम ऊपर नोट करके लिखो। ऊपर नोट करके लिखो। संहिताओं में वात के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन। संहिताओं की अगर हम बात करें तो उसमें वात के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन, डैश करके लिखो चरक संहिता। चरक संहिता। Hello guys. मैम आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया था, सॉरी, है ना। नेक्स्ट देखो संहिताओं में वात के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन, डैश करके लिखो चरक संहिता। नेक्स्ट लिखो पित्त के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन। पित्त के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन, डैश करके लिखो सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो वात। वात के साथ साथ पित्त का सर्वप्रथम वर्णन करने वाले सुश्रुत थे। नेक्स्ट लिखो कफ के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन। कफ के 5 वेदों का सर्वप्रथम वर्णन, डैश करके लिखो अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह और ब्रैकेट में लिखना ऑल्सो वात और पित्त। तो वात और पित्त को वात या पित्त लिखने की जगह वी और पी लिख लिया करो। शॉर्ट लिख लो क्योंकि बहुत लंबा सफर करना है, लॉन्ग टर्म्स में चलेगा नहीं, वी और पी लिख लो। नेक्स्ट लिखो, नीचे आ जाओ, वात के 5 प्रकारों का नाम अथर्ववेद में आया था। नेक्स्ट लिखो पिप्पली को वातकृत भैषजी। पिप्पली को वातकृत भैषजी और विषाणिका को वातिकृत नाशिनी कहा गया है। वातकृत नाशिनी कहा गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो वात के लिए मातृश्वा। पूछा जाता है वात के पर्याय क्या क्या है। मायु किसका पर्याय है, मातृश्वा किसका पर्याय है, ठीक है। सो ध्यान से लिख लो वात के लिए मातृश्वा। नेक्स्ट लाइन में लिखो पित्त के लिए मायु या शुषम। मायु या शुषम। थर्ड लिखो कफ। कफ डैश करके लिखो अभ्रबलास। श्लेष्मा शब्द का उल्लेख। श्लेष्मा शब्द का उल्लेख। नेक्स्ट लिखो अंतिम धातु शुक्र। अंतिम धातु शुक्र। चलो 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, जितना मैंने आज करवाया है। देख लेते हैं किसको कितना कितना याद हुआ है ना।
वेद कितने प्रकार के? फटाफट चार। आंसर। चार। चार। ऋग्वेद का पर्याय? ऋग्वेद का डिस्टर्बेंस नहीं करो, जिसको आंसर देना वही माइक ऑन करो, है ना? ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। भगवान विष्णु के अंश किसको माना गया है? धनवंतरी। धन्वंतरी का काल? 2350 ईसा पूर्व। अश्विनी कुमार के हाथों में कौन सा कलश? मधु कलश। फर्स्ट लेडी फिजिशियन? सरस्वती। फर्स्ट यूनानी फिजिशियन? हिपोक्रेट्स। हिरण्याक्ष। हिपोक्रेट्स नहीं है। सॉरी, हिरण्याक्ष। मेडिसिन? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स। चरक सूत्र 25 में कितने आग्रहों का उल्लेख? 152। आयुर्वेद का आग्रह? अमृतानाम। अमृतानाम। नित्य आयु का पर्याय कौन से चैप्टर में? चरक सूत्र 1। चरक सूत्र 1। पंचम वेद आयुर्वेद को किसने कहा है? काश्यप। गुड। चिकित्सा दर्पण रिटन बाय? दिवोदास। भास्कर के कितने शिष्य हैं? 16। लक्षण किस किस का पर्याय है? मेड्र, रूप, आयुर्वेद। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद किसने माना है? चरण व्यू। और शंकरोक्त। शंकर के चरणों से प्रस्थान किया, ठीक है? शंकर के चरणों से प्रस्थान करके आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद मान लिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है? नेक्स्ट, आयुर्वेद का पर्याय का वर्णन कहाँ है? चरक सूत्र 1 और 30। एक में नहीं आया बच्चे, 30th में आया है। आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ आई है? चरक सूत्र 1। चरक सूत्र 30। देखो कहाँ लिखवाई है आयुर्वेद की परिभाषा। चरक सूत्र 1 रेफरेंस डालो, वहां चरक सूत्र फर्स्ट में आई है। गवा आयुर्वेद के प्रवर्तक? सहदेव। सहदेव। पित्त के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन? सुश्रुत। कफ के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन? अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह, नॉट वाग्भट, है ना? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है और इसी से रैंक बन जाती है। मायु किसका पर्याय है? पित्त। पित्त। चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना करके आओ सारे। तीन रीडिंग्स देख के आना जरूर, ठीक है? 3 मील का खाना होगा हमारी कल की क्लास से पहले, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, है ना? 3 रीडिंग्स के बाद में ही खाना खाओगे, ये सोच लेना, तभी सिलेक्शन होएगी, ठीक है? और धीरे धीरे आग्रह स्टार्ट करवा दूंगी मैं, वो डेली के डेली थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते रहोगे। और कल से हम मेनली आयुर्वेद शुरू कर देंगे, थोड़ा सा अथर्ववेद का लिखवाना बचा, बाकी ये कंप्लीट है। इतिहास में इससे ज्यादा नहीं आपने पढ़ना कुछ। इसके अलावा जो जो चीजें रहेंगी वो मैं साथ साथ में ऊपर नोट करवा के या किसी किसी पोर्शन में कवर करवा दूंगी। ज्यादा बोरिंग काम को हम लंबा खींचेंगे नहीं, ठीक है? सो कल से हम प्रॉपरली आयुर्वेद शुरू कर लेंगे, अवतरण वगैरह पढ़ लेंगे, कहाँ पे किसने क्या दिया, ठीक है जी? तो कल तक अपना रजिस्टर मेंटेन कर लो और कॉपी मेंटेन कर लो, और इसको पढ़ के हम कल भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। नहीं, कल मैं आयुर्वेद है तो हिस्ट्री का ही पार्ट है। देखो आयुर्वेद अवतरण इज आल्सो अ हिस्ट्री पार्ट। अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप मेरे को बता दो, बिकॉज दीज आर द डेमो लेक्चर्स, है ना? आपको लगता है कि कुछ और बढ़िया सा पढ़ना है, मैं बता देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। यस, हेलो। हाँ जी। मैम क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा और हम लोग मतलब कंटिन्यू लेक्चर कब से शुरू करेंगे उसके हिसाब से? क्लासेस का टाइम मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग ही रहेगा, मेरा इवनिंग ही रहेगा, जो संहिता मैंने पढ़ानी है। ओके। इवनिंग आई गेस 5:30 या 6 o'clock ही स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है? अभी फिलहाल आपके जीपी के लेक्चर्स रहेंगे, बिकॉज संहिता करने से पहले जीपी इज लाइक अ ट्रेलर। अगर आप ट्रेलर अच्छे से देख लोगे तो बढ़िया मूवी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सो जीपी के लेक्चर्स रहेंगे, वो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, फिर जब मैं आपको संहिता करवाऊंगी तो साथ साथ में होमवर्क देती जाऊंगी कि आज जीपी का ये पोर्शन पढ़ के आना, सो दैट मैं आपसे सुन लूँ और आप उसके क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इवनिंग रहेगा, बाकी डॉक्टर वंशिका बता देंगे आपको कि उनको कौन सा टाइम सूटेबल है ना? मेरी अभी से बात हुई नहीं है। और
मैम ये तो डेमो लेक्चर था, तो जो फाइनल लेक्चर रहेगा तो उसका रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ अवेलेबल होगा? क्योंकि हमारा टाइमिंग, मेरे लिए बोलो, मेरे तो टाइमिंग पूरा टाइम देखो शेड्यूल पर पैक रहता है। आपका टाइमिंग अच्छा क्लैश करता है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर मैं रिकॉर्डिंग्स थोड़ा लेट दूं तो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स के साथ क्या होता है, बच्चे आते नहीं है। और आज ही के सेशन में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बुक्स उठा के इधर से उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, है ना? वो मेरा है नहीं। देखो आपको, मुझे नहीं पता आपको अपनी सीट का क्या कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए एज आई सेड, मेरे लिए मेरी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम पे मेरी पर्सनल और अभी आप सभी की, ठीक है? तो मेरी क्लास में आपको कुछ ना कुछ तो अल्टरेशन करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, पर अभी मैंने मना करा है देने के लिए। ठीक है मैम। मुझे लगता है ज़्यादा स्टूडेंट्स और पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है ना? मैम। और एक और होमवर्क करके आओगे आप लोग, आज क्वेश्चंस लगा के आना यार इतिहास के, ठीक है? डेमो मैंने रखा है इस तरह से है कि हमारा सिलेबस का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, इसके साथ साथ ही हम बस स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो इतिहास के क्वेश्चंस लगा के आना, देख के आना कौन कौन सा क्वेश्चन निकलता है, कौन सा नहीं निकलता आपका, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी ने? मैम 1 घंटे का क्लास रहेगा या 2 घंटे का, कैसे कुछ? 2-2.5 1 घंटे में तो नहीं होगा, ठीक है? संहिता जो मैं पढ़ाऊंगी तो 2 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 घंटे, ठीक है? मैम जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ गोविंद पारिक का इनफ है, सक्सेस 9 का, कि और कोई बुक प्रेफर करें? देखो अभी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लगाओ। अभी गोविंद पारिक में क्या है, वो पिछले क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, उसमें हाँ। सबका मिक्सचर रहेगा, है ना? बेशक आपकी फर्स्ट तैयारी है या सेकंड तैयारी है, अभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि सक्सेस 9 ठीक रहेगा। हाँ सक्सेस लाइन लगा लो। और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का ये बेनिफिट रहेगा कि आपके ना बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं वहां से। वन लाइनर से क्वेश्चंस लगते हैं तो आपके बेस पूरा अच्छा से कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद मॉडल पेपर लगाने का बेनिफिट होता है। उसके लिए गोविंद पारिक लगा लो, ऐप पे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, इसके अलावा जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड भी करवा दिए जाएंगे चैनल की तरफ से, तो उसकी स्ट्रेस आपको नहीं लेनी, ठीक है? फिलहाल अगर अभी तो चलो डेमो सेशन है, आपके पास जो मटेरियल है वैसे कर लो, पर जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डेली या फिर जैसे भी चैनल का रहेगा आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज, वन लाइनर वाइज और उसके अलावा मॉडल। यस मैम। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये पढ़ के आना, 3 रीडिंग्स करके आना, चीटिंग नहीं करनी मेरे साथ किसी ने। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Very nice session. वेलकम।